नमस्कार सभी को। मैं नवनीत गौतम क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी फोर्थ सेमेस्टर मॉडर्न फिजिक्स आप लोग पढ़ रहे हैं और मॉडर्न फिजिक्स में आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही रिवॉल्यूशनरी कॉन्सेप्ट जिसका नाम है आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है जी। तो ये आधुनिक भौतिकी जिसे आप मॉडर्न फिजिक्स कहते हैं उसका एक बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो जिसे आप क्या कहते हैं, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। ठीक है जी। आइंस्टीन का नाम ही मतलब आइंस्टीन को जाना ही इसके आधार पर जाता है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से रिलेटेड है। तो हेडिंग क्या है? हेडिंग है आइंस्टीन्स ठीक है जी, आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन। आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो इक्विवेलेंस। ठीक है जी, इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है जी। इक्विवेलेंस का मतलब है तुल्यता, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा की तुल्यता, यानी द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। ये कॉन्सेप्ट बताना चाहता है। और आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन का मतलब आइंस्टीन का मास और एनर्जी के, ठीक है, साथ मतलब मास और एनर्जी का आपस में क्या रिलेशन है। ठीक है जी। तो आप इसमें लिखेंगे अकॉर्डिंग टू आइंस्टीन मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। ठीक है जी। एंड एनर्जी कैन ऑल्सो बी कन्वर्टेड इनटू मास। ठीक है। दैट इज मास एंड एनर्जी आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। ठीक है जी। क्लियर है? आप फिर लिख देंगे दिस इज नोन एज आइंस्टीन्स मास एनर्जी इक्विवेलेंस, या दिस इज नोन एज इक्विवेलेंस ऑफ मास एंड एनर्जी। ठीक है, गिवन बाय आइंस्टीन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। बात समझ में आई आपको सारी? मैंने क्या कहा? हिंदी में ये कहेंगे कि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है और ऊर्जा को द्रव्यमान में बदला जा सकता है, अर्थात द्रव्यमान तथा ऊर्जा एक दूसरे के तुल्य होते हैं। ठीक है जी। इसे ही आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा है ना तुल्यता कहते हैं। ठीक है जी। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। दो प्रकार से हेडिंग है इसकी, और आप जानते हैं क्या है। तो ये एनर्जी और मास का रिलेशन है, यानी यदि आप किसी सब्सटेंस का कुछ मास रिमूव करते हैं तो मास को रिमूव कर देने से एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। ठीक है जी। और वो कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? ठीक है जी। तो मान लो m मास रिमूव हुआ है, तो जो m मास से एनर्जी प्रोड्यूस होगी वो आप जानते हैं कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? कितनी एनर्जी प्रोड्यूस होगी? mc²। आइंस्टीन ने कहा कि यदि m मास रिमूव होता है तो एनर्जी जो प्रोड्यूस होगी m मास के रिमूव होने से, नष्ट होने से, वो कितनी होगी? E = mc²। ठीक है जी। क्लियर है? तो ये कॉन्सेप्ट है और ये बहुत फेमस है, तो आप इसे जानते भी होंगे। E = mc², है ना। फॉर्मूला ऐसा है, फिजिक्स से थोड़ा सा भी परिचय जिसका है वो भी इस फॉर्मूले को जानता है। ठीक है जी। यानी मास को एनर्जी में बदला जा सकता है और एनर्जी को मास। तो ये कॉन्सेप्ट बताता है कि मास यदि इतना है तो एनर्जी कितनी प्रोड्यूस होगी उससे, और यदि एनर्जी इतनी प्रोड्यूस हुई है तो मास कितना डिस्ट्रॉय हुआ होगा। ठीक है जी। इस तरीके का रिलेशन आपका ये फॉर्मूला बताता है। आइए इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। देखो, मास को एनर्जी में बदला जा सकता है, इसका एग्जांपल आप जानते हैं। जब नाभिक विखंडन होता है, ठीक है जी, तो मास डिस्ट्रॉय होता है ना, तो एनर्जी प्रोड्यूस होती है। नाभिक विखंडन यानी कि न्यूक्लियर फिशन। क्लियर है ना? तो वो किसका एग्जांपल है? वो एग्जांपल है उसमें मास डिस्ट्रॉय होता है। मास डिस्ट्रॉय होता है तो इसका मतलब है एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी। आइए इसके डेरिवेशन पे चलते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ आप जानते हैं, उसकी हेल्प ले लेंगे। तो फ्रॉम, जो लैंग्वेज बोली उसके बाद है ना, फ्रॉम न्यूटन्स सेकंड लॉ। न्यूटन सेकंड लॉ है
dp/dt बराबर होता है F के, है ना, यह F बराबर होता है, ठीक है जी, dp/dt बराबर नहीं होता, वैसे तो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, लेकिन प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटाते हैं तो k आ जाता है और k की वैल्यू 1 होती है, तो आप इसे बराबर ही रख लो, ठीक है जी। तो F बराबर dp/dt, d/dt एज इट इज रखो और p की जगह रख दो वैल्यू mv, बिकॉज आप जानते हैं मोमेंटम p बराबर m इंटू वी होता है, ठीक है जी। मोमेंटम आप जानते हैं, जिसे आप रेखीय संवेग कहते हैं, मास इंटू वेलोसिटी, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं, ठीक है जी। देखो आप रिलेटिविटी पढ़ रहे हैं, रिलेटिविटी के अंतर्गत मास कांस्टेंट नहीं है, मॉडर्न फिजिक्स में मास कांस्टेंट नहीं है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स जो ओल्ड फिजिक्स थी, क्लासिकल मैकेनिक्स थी, उसमें मास को कांस्टेंट माना जाता था। तो अब आप करोगे तो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है, वेलोसिटी भी। तो जब दोनों वेरिएबल हैं तो दो पदों की गुना वाला डिफरेंशियल का फॉर्मूला लगेगा, टू टर्म्स की मल्टीप्लाई वाला, ठीक है जी। और आप जानते हो वो क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ठीक है जी। पहले तो आप क्या करते थे, क्लासिकल मैकेनिक्स में m को बाहर कर देते थे, dv/dt को ये कर देते थे, तो आ जाता था F बराबर m में, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं होगा, ठीक है जी। तो यहाँ से फोर्स निकल गया है ना, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है। अब देखो मान लो वो शुरुआत में जो बॉडी है वो किस में थी, रेस्ट में थी, है ना। इफ द बॉडी, है ना, इनिशियली एट रेस्ट, शुरुआत में रेस्ट में थी, ठीक है जी। अब नाउ बॉडी इज डिस्प्लेस्ड, बॉडी को डिस्प्लेस किया जाता है, ठीक है जी। और कितने डिस्टेंस, तो थ्रू dx डिस्टेंस, कितने डिस्टेंस डिस्प्लेस करा रहे हो, dx। तो देन वर्क डन, ठीक है जी, देन वर्क डन टू डिस्प्लेस द बॉडी, बॉडी को डिस्प्लेस कराने में जो वर्क लगेगा वो बताओ आप लोग क्या होगा। बॉडी को जो डिस्प्लेस कराने में वर्क लगेगा वो आप जानते हो W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट dx माना, F की वैल्यू है आपके पास, यहाँ से आप F की वैल्यू रख दो, तो W बराबर आएगा m इंटू dv/dt प्लस v इंटू dm/dt और इंटू में आएगा dx, ठीक है जी। ये जो dx है इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दो, फिर देखते हैं क्या आता है। तो W बराबर आएगा m dv/dt इंटू dx प्लस v इंटू dm/dt इंटू dx, क्लियर है बात। इसके बाद इधर देख लीजिए, देखो W बराबर आएगा फिर m dx/dt को एक साथ लिख लो, है ना, dx/dt और ये dv बाहर ले लो, प्लस यहाँ भी देखो dx/dt को एक साथ लिख लो, v इंटू dx/dt और इंटू में है dm, ठीक है जी, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो dx/dt है दोनों जगह, ये क्या बन जाएगा आपका, ये होता है v, है ना, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इंटरवल होता है वेलोसिटी, यानी विस्थापन बटे समय अंतराल बराबर वेग होता है। तो W बराबर आएगा आपका m इंटू वी डी वी प्लस v इंटू वी और इंटू डी एम, ठीक है जी। तो W बराबर आएगा आपका m v डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम। देखो इसमें आप थ्योरम लगा लो, जिसे आप कहते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। तो हेल्प लेंगे फ्रॉम, या साइड में लिख दूँ, है ना, क्यों लाइन बढ़ानी, तो फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है जी। आप जानते हो वर्क एनर्जी थ्योरम W बराबर डेल्टा के होता है ना, लेकिन यहाँ D ले लो क्योंकि D की टर्म में है ना सारा,
तो इसलिए डी ले लो। तो डब्ल्यू की जगह क्या रख दोगे, डी के, तो ये आ जाएगा एम वी डी वी प्लस वी स्क्वायर डी एम, इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है जी, क्लियर है। अब देखो इसकी वैल्यू आप निकालोगे तो आप हेल्प ले लो किसकी, जो आपका एक रिलेशन था मास, वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, उसकी हेल्प लेंगे, है ना। तो फ्रॉम वेरिएशन ऑफ मास विद वेलोसिटी, आपको याद होगा फॉर्मूला, m बराबर होता है एम नोट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, एम स्क्वायर बराबर एम नोट स्क्वायर अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। एलसीएम ले लो, एम नोट स्क्वायर अपॉन ये जगह सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये बचेगा एम स्क्वायर बराबर एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये जाएगा एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर वी स्क्वायर और बराबर में है आपका एम नोट स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है जी, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे डी की फॉर्म में आ रहा है ना, तो डिफरेंशियल करना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएटिंग है ना, डिफरेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपको डिफरेंशियल करना है। तो क्या आएगा, देखो सी स्क्वायर तो कांस्टेंट है और मास का करना है डिफरेंशियल, तो एम स्क्वायर का 2m हो जाएगा, पावर मल्टीप्लाई में जाती है और पावर में से 1 घट जाता है, आपको पता होगा, और m का करोगे तो dm। ठीक है जी, किसी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहे, केवल डिफरेंशियल। और माइनस यहाँ तो देखो दो पदों की गुनावाल लगेगा, दोनों ही वेरिएबल है, तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन, वी स्क्वायर का 2v और v का करोगे तो dv प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशियल ऑफ फर्स्ट फंक्शन, तो m स्क्वायर का 2m और m का करोगे तो dm और बराबर ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट, कांस्टेंट का डिफरेंशियल होता है 0। ठीक है जी, देखो m वेरिएबल है लेकिन m नोट कांस्टेंट है, क्योंकि m नोट है रेस्ट मास, उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, रेस्ट मास की वैल्यू फिक्स होती है। ठीक है जी, स्थिर द्रव्यमान कहते हैं हिंदी में। तो हो जाएगा सी स्क्वायर या 2c स्क्वायर m dm माइनस है ना, यहाँ पे 2m स्क्वायर और v इंटू डी वी, और यहाँ माइनस हो जाएगा 2v स्क्वायर m इंटू डी एम बराबर 0। कुछ कॉमन आ रहा है, देखो एक तो 2 कॉमन आ रहा है ना, एक साथ में m कॉमन आ रहा है। ठीक है जी, और तो कुछ नहीं आ रहा, तो c स्क्वायर डी एम बचेगा, यहाँ 2m कॉमन आया तो एम वी डी वी बचेगा, माइनस है ना 2 बाहर आया, v बाहर m बाहर आया, तो बचेगा v स्क्वायर डी एम और ये बराबर में आपका 0 हो जाएगा। ये जो 2m है इसे आप 0 के अपॉन में ले जाइए। ठीक है जी, तो 2m 0 के अपॉन पहुँचा दो और ये बचेगा आपका सी स्क्वायर डी एम माइनस एम वी डी वी माइनस वी स्क्वायर डी एम बराबर 0। ये माइनस वाला सारा उधर पहुँचा दो तो बचेगा सी स्क्वायर डी एम बराबर एम वी डी वी और प्लस वी स्क्वायर इंटू ये है आपका डी एम। ठीक है जी, देखो एम वी डी वी ये रहा प्लस वी स्क्वायर डी एम ये रहा सारा, तो ये आपकी इक्वेशन मान लो थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट वो सेकंड एंड थर्ड कर लो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड वी हैव, दोनों को बराबर रखो, तो ये डी के बराबर किसके आएगा, सी स्क्वायर डी एम के, है ना, डी के किसके बराबर आएगा, सी स्क्वायर डी एम के। यहाँ तक का आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, तो इसके बाद देखो आपको ये बात तो मैंने लिखवा दी थी कि शुरुआत में रेस्ट में था, है ना, कौन, ये जो बॉडी है पार्टिकल है शुरुआत में रेस्ट में था, तो शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी 0 थी। अब मान लो के हो गई, है ना, तो इसका इंटीग्रेशन कर दो, यहीं लिख लो इंटीग्रेटिंग। ठीक है जी, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो देखो
इंटीग्रेट डी के और इंटीग्रेट c² dm। आपको बताया था डी के आ रहा है, डी के साथ जो भी रहता है उसी की लिमिट ली जाती है। तो लिमिट ली जाएगी काइनेटिक एनर्जी। जब शुरुआत में रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी 0 थी, अब काइनेटिक एनर्जी कितनी है मान लो k, और इधर dm डी के साथ m आ रहा है तो मास की लिमिट ली जाएगी। तो मास जो था ना पहले रेस्ट में था जब पार्टिकल या बॉडी, तो मास m0 था रेस्ट मास, और अब मास वेरिएबल मास है गतिक द्रव्यमान जिसे आप m से डिनोट करते हैं, तो इसकी लिमिट आएगी m0 से m तक। तो d के डिफरेंशियल और इंटीग्रल एक दूसरे से कैंसिल होते हैं और ये बचेगा k और ये 0 to k बराबर c² बाहर ले लो, ये m बचेगा, डिफरेंशियल और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे और ये लिमिट है m0 से m तक। तो ये बचेगा आपका k - 0। आप जानते हैं पहले अपर लिमिट, बीच में माइनस, फिर लोअर लिमिट रखी जाती है। तो c² m - m0, तो ये आपका k बराबर बचेगा आपका c², बल्कि मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्ट, तो आप लिख सकते हो mc² - m0 c²। ठीक है जी। आपको टोटल एनर्जी निकालनी है, तो टोटल एनर्जी आप जानते हैं क्या होती है, एक फॉर्मूला होता है टोटल एनर्जी का, टोटल एनर्जी E बराबर k + u। तो यहाँ से k बराबर क्या आएगा E - u। ठीक है जी। तो E इसकी जगह आप रख सकते हो E - u बराबर ये mc² - m0 c²। यहाँ से आप कंपेयर करोगे तो ऑन कंपेयरिंग, यदि यहाँ से आप कंपेयर करोगे ऑन कंपेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, यानी दोनों तरफ आप तुलना कर रहे हो, तो E बराबर किसका आएगा mc² के, जो कि आपकी टोटल एनर्जी है। ठीक है जी। और U बराबर क्या आएगा m0 c², जो कि आपकी पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है जी। तो ये किसका एक्सप्रेशन आया टोटल एनर्जी का, और ये एक्सप्रेशन किसका आया तो आपका पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है जी। तो इस तरीके से ये आपका है ना, यही तो प्रूफ करना था आपको आइंस्टीन का मास एनर्जी रिलेशन। तो इस तरीके से ये आपका रिलेशन प्रूफ होता है। ठीक है जी। इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आइंस्टीन ने कहा था कि एनर्जी को आप मास में कन्वर्ट कर सकते हो और मास को एनर्जी में आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है जी। तो इस कॉन्सेप्ट पर बेस्ड आपका ये जो डेरिवेशन था कंप्लीट होता है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।